मेरे जीवन में बहुत बड़ी समस्या आ गई है। इसका निवारण बताएं। तत्काल क्या करना चाहिए? ऐसा एक सब्सक्राइबर ने ईमेल किया है और इनके जीवन में एक काफ़ी बड़ी समस्या आ गई है। समस्या इन्होंने मुझे बताई है, पर उन्होंने कहा है कि आप डिस्क्लोज़ मत करिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी समस्या जो है वो सबसे यूनिक है। बाकी दुनिया साले जितने जहां के लोग हैं उनके ज़िंदगी में ऐसी कोई समस्या तो आई ही नहीं होगी। बट एनीवे, आई रिस्पेक्ट द प्राइवेसी। सो इन्होंने पूछा है कि मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी, हमारे सबके जीवन में एक अचानक से कोई समस्या आ जाती है बहुत बड़ी, और हम झेल नहीं पाते। झेले ना झेले जाए ऐसी समस्या आ जाती है। तो ऐसे में तत्काल में क्या करना चाहिए? तत्काल मतलब इमरजेंसी, यानी इमीडिएटली क्या करना चाहिए? कुछ नहीं। इसका उत्तर है कुछ नहीं, क्योंकि जब कोई आ ही गया तुम्हारे सामने तो अब तो वो जो करेगा वो करेगा। आप क्या करोगे? आप तो सिर्फ और सिर्फ उससे लड़ सकते हो, उसको स्वीकार कर सकते हो, उसका सल्यूशन निकाल सकते हो। यही तो कर सकते हो आप ऐसा थोड़ी कर लोगे कि एकदम से कुछ ऐसा जादू की छड़ी चल जाए और एकदम से आपने कुछ ऐसा मैं आपको बता दूं कि आप फटाफट वो आप निकल जाओ वहां से उस चीज़ से। पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। देखिए, सबके जीवन में समस्याएं आती हैं, और समस्या एक ऐसी चीज़ है जो हर क्षण आपके जीवन में रहती ही रहती है। जो अमीर है उसके जीवन में भी समस्या है, जो गरीब है उसके जीवन में भी समस्या है। समस्या खत्म नहीं होती है। जो आत्मज्ञानी है उसके लिए भी समस्या है। आपको क्या लगता है, आत्मज्ञानियों की समस्या खत्म हो जाती है? फिर आप कहोगे तो आत्मज्ञान हासिल क्यों करना? आत्मज्ञान इसलिए हासिल करना है जिससे आप उन समस्याओं की तरफ देख ही ना सकें। अब कुछ समस्याएं हैं जो कि फिजिकल रूप में होती हैं, और कुछ समस्याएं साइकोलॉजिकल रूप में होती हैं। चलिए, अभी एक ब्लिंकिट वाला आ रहा है, घंटी बजाएगा, तब तक हम कॉफ़ी बना लेते हैं, है ना? आप भी सोच रहे होंगे कि ये क्या हो गया अचानक से। तो कॉफ़ी बनाते बनाते लेक्चर चलेगा ये, क्योंकि मैं आज ट्रेन से ट्रैवल कर रहा था, और अभी जो करंट समस्या मेरी अगर आप देखें, मैं शीशे के सामने खड़ा हूं तो मेरे बाल झड़ रहे हैं, और मेरे बाल पिछले 17 साल से झड़ रहे हैं। इससे बड़ी समस्या क्या होगी? इससे बड़ी कोई समस्या नहीं हो सकती। आदिवासी तेल लगाने के लिए बोला है लोगों ने। मेरे हिसाब से अनियन का जो रस है वो ज़्यादा अच्छे से काम करता है, बट क्या करें। मैस्टरबेशन, सेक्स, ये सब बहुत बड़े फैक्टर प्ले करते हैं आपके हेयर फॉल में। लेकिन सेक्सुअल ड्राइव एक ऐसी ड्राइव है कि आप रोक ही नहीं सकते इसको। हाँ, इसकी आप रेगुलेट कर सकते हो, आप इसको आप रोक नहीं सकते। हाँ, रोक सकते हो, ऐसा नहीं, ब्रह्मचारी हो तो हो रोक लोगे, लेकिन यहाँ पे ये सब बातें नहीं होती इस मेरे ख़ानदान में। जब आप मेरे सर्कल में आते हो तो मैं इम्प्रैक्टिकल बातें नहीं करता हूँ। करने वाले कर रहे हैं, निकलना तब भी है, चाहे आप खुद निकालो चाहे वो खुद ही निकले, जिसको स्वप्न दोष बोलते हैं। तो निकलेगा तो है, ये तो रस्सी से बांध दीजिए तो नहीं निकलेगा। चलिए कॉफ़ी बनाते हैं। यस, ब्लिंकिट वाला आ गया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। गुड नाइट। सॉरी। हाँ भैया, थैंक यू। चलिए, तो कुछ चीज़ें समझ लेने योग्य हैं। पहले तो देखिए, समस्या दो प्रकार की होती है।
इसको थोड़ा डायरी में अपने लिख लीजिएगा, बाद में मत बोलिएगा कि आपने बताया नहीं। मैं कई बार बता चुका हूँ और बार बार बताऊंगा नहीं। समस्याएं दो, अरे यार ये क्या हो गया। समस्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक है साइकोलॉजिकल और एक है फिजिकल। इस दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ी समस्या क्या है, फिजिकल है या साइकोलॉजिकल? साइकोलॉजिकल है। साइकोलॉजिकल समस्या से बड़ी कोई समस्या है ही नहीं इस दुनिया में। क्यों? मैं आपको उसका रीजन बताता हूं। ये कैसी प्याज दे दी यार इन्होंने, ये प्याज नहीं है, ये ब्याज है, ब्याज। ब्लिंकिट वाले ब्याज ले रहे हैं मेरे से। तो समस्याएं दो प्रकार की होती हैं। कुछ लोग इरिटेट हो रहे होंगे कि भैया क्या हो गया, व्लॉग बन गया क्या? पॉडकास्टिंग नहीं हो रही, व्लॉगिंग हो रही। समस्याएं दो प्रकार की होती है, साइकोलॉजिकल, फिजिकल। फिजिकल समस्याओं में जैसे कि फॉर एग्जांपल पैसे की समस्या है, फाइनेंशियल समस्या है, कोई कर्जा चढ़ा हुआ है, जेल चले गए, जेल में बंद है, शारीरिक तौर पे कोई पीड़ा है, जॉइंट पेन, आर्थराइटिस, एम्पुटेशन, हाथ पैर कट गया, कोई मर गया। ये फिजिकल समस्या है या साइकोलॉजिकल समस्या है? साइकोलॉजिकल समस्या है, समझे? इस दुनिया में सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है? वो साइकोलॉजिकल समस्या है भैया। फिजिकल समस्या तो आदमी जैसे तैसे पैसे कमा ही लेता है। ऑल्दो पैसे कमा रहे हो और वो जॉब करके जो पसंद नहीं है तो वो साइकोलॉजिकल समस्या बन जाएगा, फिजिकल समस्या तो हल हो जाएगी। अच्छा, ये एक बड़ा इंट्रिगिंग पॉइंट है। फिजिकल समस्या हल करते करते लोग साइकोलॉजिकल समस्या बना लेते हैं। वाह क्या बात है, एक नया पॉइंट निकल के आया। इनोवेशन देखिए आप मेरी। फॉर एग्जांपल जॉब कर रहे हैं, मन की नहीं कर रहे हैं, पैसे की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, लेकिन साइकोलॉजिकल आ गया, है ना? तो समस्याएं दो प्रकार की होती हैं, फिजिकल और साइकोलॉजिकल। अब आपके जीवन में जो आई है वो फिजिकल समस्या आई होगी। साइकोलॉजिकल अगर कोई ब्रेकअप हो गया या कोई डेथ हुई है तो साइकोलॉजिकल है। स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, साइकोलॉजिकल। मेरे जीवन में कोई साइकोलॉजिकल समस्या नहीं है। बाप रे बाप। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे जीवन में समस्या है पर मेरे मन में समस्या नहीं। समस्या रहेगी ही रहेगी, इसका कोई निवारण ही नहीं है। कोई इसका जो अधिष्ठान है समस्या का, वो भौतिक जगत है। भौतिक जगत बनाया ही भगवान ने ऐसा है कि इसमें समस्या रहेगी ही रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि इसमें डुअलिटी प्ले होती है। और जब डुअलिटी प्ले होती है तो दोनों के इंट्रैक्शन से समस्याएं क्रिएट होती हैं। भाई फॉर एग्जांपल लड़का लड़की साथ में आए, समस्या क्रिएट हो गई। अब लड़का जब अकेले रहेगा तो समस्या थोड़ी होती है, जब लड़का लड़की के साथ रहेगा तभी समस्या क्रिएट होती है, और कोई समस्या थोड़ी क्रिएट होती। तो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे अगर आपको काम करना है तो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में आप अगर देखेंगे, अगर हम फिजिकल प्रॉब्लम तो हम चलिए पैसे की प्रॉब्लम है, घर की प्रॉब्लम है, कर्जा चढ़ा हुआ है, जेल जाने की नौबत आ गई, कुछ किसी ने फंसा दिया, कोई कंट्रोवर्सी हो गई, कुछ भी हो गया, ये सब फिजिकल समस्या है कि भाई विवेक बिंद्रा ने केस कर दिया, अब तो भैया संदीप महेश्वरी फाइन भरेंगे। ये क्या है? ये फिजिकल समस्या है, क्योंकि बाहर कोर्ट केस चल रहा है, उसकी वजह से साइकोलॉजिकल समस्या भी ट्रिगर हो रही है। एक होता है साइकोलॉजिकल समस्या कि मुझे ये चाहिए, मुझे नहीं मिला,
मेरे हिसाब से ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए, मेरे हिसाब से चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, वो ऐसे नहीं हो रही हैं तो मैं परेशान हूँ। ये साइकोलॉजिकल समस्या है। तो दो ही प्रकार की समस्या है सेग्रीगेट करने के लिए। लोग पता नहीं इसको क्यों कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। साइकोलॉजिकल समस्या में एक सबसे बड़ी समस्या लोनलीनेस है, अकेलापन हो रहा है। अकेले बैठे हुए हैं, अकेलापन हो रहा है। तो अकेलेपन को भी क्वेश्चन करो, अकेलापन क्यों होता है उसको ऑब्जर्व करो। भाई अगर आप अकेलेपन को ऑब्जर्व करोगे तो आपको दो चीजें समझ में आएगी। पहली चीज आपको यह समझ में आएगी कि अकेलापन क्यों हो रहा है। क्या मेरे दोस्त नहीं है, मुझे दोस्त चाहिए थे। क्या मुझे गर्लफ्रेंड चाहिए, वो नहीं है मेरे पास। क्या मुझे किसी का साथ चाहिए, वो नहीं है। क्या मेरे घर वालों ने मेरे को त्याग दिया। मैं चाहता हूं कि कोई मेरे पास रहे। कोई में कौन हो सकता है, गर्लफ्रेंड, फ्रेंड, फैमिली मेंबर्स, कजिन्स, कुछ भी हो सकता है। मैं चाहता हूं कि कोई मेरे पास रहे, लेकिन वो मेरे पास नहीं है तो मैं अकेला हूं। ये एक प्रकार का अकेलापन है। एक अकेलापन होता है कि मेरे पास सब कुछ है पर फिर भी मैं अकेला हूं, अंदर से खाली फील करता हूं, अकेला फील कर रहा हूं। लड़की बगल में बैठी हुई है, प्यार करने के लिए मौजूद है, अकेला फील कर रहा है। फर्क नहीं पड़ रहा है। अकेलापन तो लड़की के आने से खत्म हो गया, लेकिन अंदर से जो गैप है वो लड़की भर नहीं पा रही। वो जो हाथ जहां डालना है वो लड़की हाथ नहीं डाल पा रही उस जगह पर। जो छू रहा है वो तो देह है, वो तो शरीर है जो छू रहा है। जो छू रहा है वो शरीर है। जहां छूना है वो तो शरीर से छुआ ही नहीं जाएगा। प्रॉब्लम इस दुनिया की ये है कि लोग फिजिकल से साइकोलॉजिकल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। अगेन थर्ड पॉइंट है पूरे पॉडकास्ट का। हर व्यक्ति फिजिकल से साइकोलॉजिकल सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसको लगता है फिजिकल से फिजिकल सॉल्व होता है तो साइकोलॉजिकल तो सॉल्व हो ही जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, पैसे की प्रॉब्लम है तो पैसा कमाओ, फिजिकल खत्म। लेकिन पैसे से साइकोलॉजिकल सॉल्व हो जाएगा ऐसा बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पैसा कमाओ सारी टेंशन खत्म, पैसा कमाओ सारा स्ट्रेस खत्म, पैसा कमाओ डिप्रेशन खत्म। पैसा सिर्फ फिजिकल को सॉल्व करेगा। कंफर्टेबल लाइफस्टाइल है, जनरल से नहीं सफर कर रहे हो, फर्स्ट एसी सफर कर रहे हो, है ना। पहले स्लीपर से जाते थे, आप थर्ड एसी भी जा रहे हो। पहले थर्ड पे जाते थे, फ्लाइट से जा रहे हो। पहले फ्लाइट से जाते थे, अब बिजनेस क्लास से जा रहे हो, इकोनॉमी से नहीं जा रहे हो, बिजनेस से जा रहे हो। तो ये सब कंफर्ट है। इससे क्या अकेलापन खत्म हो जाएगा, क्या स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। इस दुनिया में सबसे बड़ा स्ट्रेस क्या है? साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि मेरा आना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। क्योंकि देखिए, हर एक सदी में एक इनोवेटर का होना बहुत ज़रूरी है। अगर इनोवेटर नहीं आएगा, मतलब पहले जो लोग आए, कृष्णमूर्ति, ये ओशो और वो सब, बहुत सारे, शंकराचार्य से चालू हुआ, 8वीं शताब्दी में कबीरदास आए, और उसके बाद संत दरिया आए, उसके बाद फिर ये बहुत सारे लोग आए, है ना। परमहंस आए, निसर्गदत्त आए, रमन महर्षि आए, बहुत सारे लोग आए, काफ़ी सारे लोग आए। लेकिन इस शताब्दी में भी बहुत सारे लोग हैं। ऐसा नहीं है कि मान लो आपके फेवरेट जो हैं आचार्य प्रशांत, आपके फेवरेट संदीप महेश्वरी, आपके फेवरेट जग्गी वासुदेव, आपके फेवरेट सर्वप्रियानंदा, है ना, आपके बहुत सारे और भी फेवरेट होंगे। तो मेरी क्या वैल्यू है? मैं कहाँ पे यहाँ पे एंटर करूँगा? मेरे जो क्लैरिटी है, मेरी जो क्लैरिटी है, या जो मेरा माइंड जिस तरीके से बनाया है मेरे माइंड को भगवान ने, निवारण ऐसा हुआ कि जो मेरा माइंड, अगर आपको, कि कई लोगों ने मेरे को बोला कि सर आपका माइंड जो है ना वो अलग एंगल से देखता है हर चीज़ को। आपका माइंड जो है वो अलग है। माइंड कह सकते हो कि अलग सोचता है, अलग कहता है, लेकिन एक टाइम था जब मेरा माइंड ऐसा नहीं था, और आज उस तरीके से ट्यूनिंग किया है कि वो ट्यूनिंग जो है वो एक फ्रीक्वेंसी पे सेट है, वो फ्रीक्वेंसी यूनिक है, कह सकते हो। उसका रीज़न ये है कि मैंने बहुत सारे स्पिरिचुअल एस्पिरेंट्स को पढ़ा, स्पिरिचुअल लीडर्स को पढ़ा, फिलोसफर्स को पढ़ा, अपनी ऑब्जर्वेशन रखी, आज के फिलोसफर को पढ़ा जो बिल्कुल नहीं करते ये लोग,
आचार्य कभी संदीप को नहीं सुनेगा, संदीप कभी आचार्य को नहीं सुनेगा, रमन कभी निसर्गदत्त को नहीं सुनेंगे, निसर्गदत्त कभी कृष्णमूर्ति को नहीं सुनेंगे, कृष्णमूर्ति ओशो सुनते थे, लेकिन कृष्णमूर्ति को ओशो की एक जो अप्रोच थी ना, लोग कितना भी कहें, ओशो और मेरी अगर कन्वर्सेशन हो गई तो कन्वर्सेशन देखने लायक होगी, क्योंकि उन्होंने जो बातें करी, क्योंकि मैं उनके पॉडकास्ट बहुत सुन चुका हूँ, बहुत सारे अनेकों पॉडकास्ट सुन चुका हूँ। उनका एक माइंडसेट है, हर एक व्यक्ति का पैटर्न होता है। एक बार पैटर्न पकड़ में आ गया तो व्यक्ति पकड़ में आ जाएगा। तो ओशो क्या करते थे, ओशो कभी ये नहीं कहते थे कि कृष्णमूर्ति हमसे कंपटीशन में है, क्योंकि दोनों साथ में ही है। कभी कृष्णमूर्ति ने उनका नाम नहीं लिया, लेकिन कई बार इनडायरेक्टली उनकी तरफ बोला, और ओशो ने भी कई बार उनका नाम लेके बोला। ओशो तो डरते ही नहीं थे किसी से, तभी तो आज भी कंट्रोवर्सीज हो रही हैं उनके नाम पे, क्योंकि सत्य जो है ना वो कड़वा होता है, और वो भाई हर कोई नहीं डाइजेस्ट कर पाता। हर चीज़ का एक सत्य होता है, कोई भी विषय है उसका सत्य है एक, चाहे कोई भी विषय है। स्पिरिचुअलिटी में बहुत सारे विषय, मेडिटेशन का सत्य है, आत्मज्ञान का सत्य है। लेकिन ओशो ने चैलेंज सफरिंग के बारे में बात नहीं करी, ओशो ने ऑब्जर्वेशन के बारे में बात नहीं करी। क्यों? क्योंकि ओशो ने एकदम ध्यान से नहीं सुना कृष्णमूर्ति को। अगर कृष्णमूर्ति का जो एसेंस आप पकड़ोगे तो वहां से एक यूनिक चीज निकल के आई कि भाई एक आदमी 90 साल जिया हुआ है, उसकी रिसर्चेस पड़ी हुई हैं, तुम अपना खाली पीली दिमाग क्यों लगा रहे हो 30 साल की उम्र में कि मैं उखाड़ूंगा? जो भी तुम उखाड़ोगे वो उखड़ चुका है। अगर तुमको कुछ नया उखाड़ना है तो पहले पुराने लोगों को सुनना है, और जो करंट कंपटीशन है उसको सुनना है। और करंट कंपटीशन में क्या हुआ? आचार्य संदीप को गाली दे रहे हैं, संदीप आचार्य को गाली दे रहे हैं, आचार्य जग्गी को बोल रहे हैं, जग्गी आचार्य को बोल रहे हैं। लड़ाई झगड़ा मारपीट बम विस्फोट, सुनना किसी को नहीं। क्यों? हम क्यों सुने? यही आदमी अभी मर जाए और 1000 साल बाद एक नया आचार्य पैदा होगा तो वो संदीप को सुन लेगा। 1000 साल बाद वो संदीप पैदा होगा तो वो आचार्य को सुन लेगा, क्योंकि वो तो पुराने लोग हैं। पुराने लोग की ज़्यादा वैल्यू होती। क्यों वैल्यू होती है भाई पुराने लोग की? काहे के मारे पुराने लोग की ज़्यादा वैल्यू होती है भाई? क्यों? समय तो समय था ना, पास्ट प्रेजेंट टेंस, सॉरी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, ये सब हमारे मन में है। ये सब कुछ हमारे मन में भैया। ये पुराने लोग ज़्यादा वैल्यूएबल होते। क्यों? कहाँ से? कौन सा परसेप्शन किसने डाला? किसने बोल दिया कि भाई तुम? हर व्यक्ति बात कर रहा, आचार्य, संदीप, जग्गी, सबने बात करी कृष्णमूर्ति के बारे में। सब बात करते हैं निसर्गदत्त के बारे में, रमन के बारे में, विवेकानंद जी के बारे में, सबके बारे में बात। ओशो के बारे में हर कोई बात कर रहा, हर कोई बात कर रहा है। मैं भी सेशन में गया था जब संदीप जी के 2 साल पहले, तो उसमें बात करी उन्होंने, ओशो के बारे में बोला था उन्होंने। लेकिन आज के टाइम में एक दूसरे कोई बात नहीं करेंगे, एक दूसरे की कटी पिटी रहेगी, कटी पिटी। क्यों? कंपटीशन है। मैं तो खुल के बोलता हूं, मैंने जग्गी वासुदेव जी से बहुत कुछ सीखा, संदीप जी से बहुत कुछ सीखा, और क्या नहीं करना है वो आचार्य से सीखा। मुझे समझ ही नहीं आता आचार्य प्रशांत की जो फिलॉसफी है ना, मुझे समझ नहीं आती। मुझे अगर बैठा दिया जाए तो वो बैठेंगे ही नहीं। पहली बात तो मेरे सामने क्वेश्चन ही नहीं हो पाएगा। वो पता नहीं क्या बात हो रही, मतलब बात करते हैं कि मैं सारा पैसा तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा है, मेरे पास तो हार्डली कुछ बचता है, और उसके बाद ब्लेजर पहन के आएंगे महंगे महंगे। हर एक सेशन का चार्जेस 6000 रुपये है, 6000 5000 रुपये चार्जेस हैं। मैं कह रहा हूँ कि ठीक है लो, मुझे तो प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं क्योंकि मैं तो हमेशा से सपोर्ट में रहा हूँ कि मोनेटाइजेशन ऑन करना चाहिए। क्योंकि जब ये बड़े बड़े बाबा बागेश्वर और ये अनिरुद्ध, पता नहीं कौन कौन, इतने सारे लोग जो है वॉल्वो खरीद रहे हैं, रेंज रोवर से घूम रहे हैं और भगवान के नाम पे पैसा ले रहे हैं, तो हम तो फिर भी जो भगवान का भगवान है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हम क्यों गरीबी में जिए भाई? हाँ, करप्शन नहीं होना चाहिए। और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, पावर टेंड्स टू करप्ट। ये आप लोग सही बोलते हो। 1-2 सब्सक्राइबर्स ने मेरे को बोला भी है कि सर पावर आपके हाथ में आ गया ना तो करप्शन हो जाएगा। तो देखिए, अमीर तो
वैसे भी हर आदमी होता ही है। ऐसा नहीं है कि कोई स्पिरिचुअलिटी से अमीर हो गया, कोई इससे अमीर हो, तो कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। तो जिसको गंदा होना है ना, वो गंदा होगा। और लोगों का असली चेहरा, असली जो मुख है, वो लोगों का सिर्फ और सिर्फ उनके सुख में दिखता है। क्यों? जब कोई व्यक्ति सुखी होता है ना, तो उसकी असलियत दिखती है। मेरे घर में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भैया 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 करते थे, मुझसे नहीं और भी लोगों से, और आज वो बड़े हो गए, कितना कमा रहे हैं? 90,000 80,000 रुपये सड़ा हुआ इनकम। एक सड़ी हुई इनकम पे उनका इतना घमंड हो गया कि आज वो सबको भूल गए। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि हमने तो कुछ उखाड़ दिया। क्या उखाड़ा? कुछ नहीं उखाड़ा आपने, लेकिन आपका चेहरा दिख गया। आपका इसका मतलब ये है कि आप जैसे जैसे पैसा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका और ज़्यादा आप लोगों को बेवकूफ़ समझते जाओगे। जो आपके करीबी थे, आपके दोस्त थे, आपके बचपन के मित्र थे, उनको आप तो ये आप ऑब्जर्व कर सकते हो, या आप सिंपली ऑब्जर्व कर सकते हो कि जैसे ही पैसा आता है, आदमी अपनी पत्नी को छोड़ के दूसरी पत्नियों के साथ संभोग करने लगता है। क्योंकि जब पैसा आता है, खुजली मचती है आदमी को, ये कहाँ एक्सप्रेस करें, अटेंशन मिलने लगती है। भैया आज आप टीचर हो, आपको कोई नहीं जानता। जब आपके पास पैसा होता है, आप कार से निकलते हो, महंगे महंगे सूट्स पहनते हो, तो लड़कियां देखती हैं। कौन लड़कियां? जो सुंदरता के देवियां हैं। सुंदरता पैसे पे टटोली जाती है। आज ये भी सुन लो, बहुत बड़ा कड़वा सत्य है। जितनी ज्यादा सुंदर स्त्री होगी, उतना ही ज्यादा उसको महंगा लड़का मिलेगा शादी करने के लिए। ये एक कठोर सत्य है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। 98% टाइम्स यही होता है। लड़की BA पास है, सुंदरता 0 है, लड़का उसको नहीं पसंद करेगा, नहीं उठाएगा। शादी.com पे प्रोफाइल बनी है, प्रोफाइल खोली, खट, लड़की दिखी, खट, कैटरीना कैफ जैसी लड़की है BA पास, 12वीं पास, कोई मतलब नहीं। अमीर से अमीर व्यक्ति उसके साथ संभोग करने के लिए रेडी है, उसको अपना बनाने के लिए रेडी है, उससे शादी करने के लिए रेडी, उससे विवाह रचाने के लिए रेडी है। क्यों? आतुर हुआ पड़ा है कि जल्दी जल्दी मैं कैसे कपड़े फाड़ूं और फटाफट इसका भोग करूं। और जैसे ही वो भोग करेगा, पैसा ज़्यादा है, उसको खुजली मचेगी और अटेंशन आएगी लड़कियों से। वो उसको तो संभोग करेगा ही करेगा, उसके साथ दूसरों को करेगा और लड़की को पता भी नहीं चलता है। एक सिंपल सी चीज़ है। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, ऐसा नहीं बढ़ने वाले, बहुत ज़्यादा बढ़ते। मेरे बहुत सारे जान पहचान में ऐसे लोग हैं जो इस तरीके की चीज़ें करते हैं। खैर, इसको आप ऑब्जर्व करें। देखिए, जब भी मैं कह रहा हूं कि उपनिषद की वैल्यू नहीं है, इसका मतलब यह नहीं कि उपनिषद डिसवैल्यूड है। उपनिषद की वैल्यू है, लेकिन उपनिषद में जो लिखा हुआ है, अगर उसको तुमने अपने भीतर या जीवन में बाहर झांक करके नहीं देखा, क्योंकि दो ही चीजें लिखी होती हैं उपनिषद में। या तो तुम्हारे बारे में लिखा है कि तुम कौन हो, तुम्हारा मन क्या है, तुम्हारी चेतना क्या है, चेतना की प्रकृति क्या है, मन की प्रकृति क्या है, बुद्धि की प्रकृति क्या है, ऊर्जा की प्रकृति क्या है, ये लिखा हुआ है। और या तो बाहर के बारे में लिखा हुआ है कि जीवन क्या है, भौतिक जगत कैसे काम करता है, लोगों की सोच क्या है, लोगों ने पहले क्या किया, आगे क्या करेंगे, ये सब लिखा हुआ है। तो जब आप ये देखते हो उपनिषद में, तो उपनिषद में जब भी आप पढ़ रहे हो और अगर आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो बाहर, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान कोई नहीं पैदा हुआ। इससे अच्छा है कि आप भगवत गीता को फाड़ो और फेंक दो। ये मत करना, क्योंकि ये तो रिलीजियस बुक है, नहीं तो मार डाले जाओगे। उसको आप रख दो रख दो और बाहर जाके क्या बोलते, पता नहीं कौन से वस्त्र पहन के, भगवा वस्त्र पहन के आप वचन दे रहे हो भगवत गीता के, कर्म किए जा फल की चिंता ना कर, कर्म किए जा फल की चिंता ना कर। क्यों बोला गया? ऑब्जर्वेशन कहाँ है? व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन? आपसे मैं सिंपल पूछता हूं, आप मेरे को एक श्लोक बताओ, मैं कहूंगा आप आज के जमाने में एक उदाहरण देके बताइए जो कि आज तक किसी ने नहीं दिया है। सिंपल क्लियर है। जो व्यक्ति अपने जीवन से उदाहरण दे पा रहा है
और वो उदाहरण दे पा रहा है जो ना कि संदीप ने दिए, ना कि आचार्य ने दिए, ना किसी ने कोई ऐसा उदाहरण नहीं दिए, तो वो व्यक्ति सीख रहा है। इसका मतलब वो व्यक्ति देख रहा है। ये एक बहुत बड़ी, आपको मैं 4th पॉइंट है पॉडकास्ट का, इतनी बड़ी लर्निंग बता रहा हूँ ना आपको मैं, आपको कहीं मिलेगी नहीं। क्योंकि मैंने खुद ऑब्जर्व किया है कि जब आप किसी चीज़ को पढ़ते हो और उसको अपने जीवन के संदर्भ में, यानी योर लाइफ कंटेक्स्ट में अप्लाई करते हो, तो आपको नए उदाहरण मिलते हैं। वो उदाहरण ये बताते हैं कि तुम कितनी वृद्धि कर रहे हो। अगर तुम्हारे उदाहरण ही नहीं है तुम्हारे पास, तो तुम वृद्धि नहीं कर, क्योंकि उदाहरण का मतलब क्या हुआ कि मैं अपने जीवन का कोई वाक्य बता रहा हूं और वो वाक्य से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसका मतलब मैं सीख रहा हूं, मैं बढ़ रहा हूं आगे, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं। तो उपनिषदों को, वीडियो लेक्चर्स की वैल्यू जो है, लिखे हुए बुक्स की जो वैल्यू है, उसकी वैल्यू तभी है जब ऑब्जर्वेशन हो रही हो। अगर ऑब्जर्वेशन नहीं हो रही है तो तुम सिर्फ और सिर्फ अपने आप को मिथ्याचारी कहलाने के लिए आतुर हो रहे हो। तुम सिर्फ ढोंगी हो, तुम्हें सिर्फ लग रहा है कि तुम ग्रो कर रहे हो, तुम ग्रो नहीं कर रहे हो। और ये हमें कृष्णमूर्ति सिखाते हैं कि दिस इज द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट यू आर सीकिंग डेलिबरेटली प्रत्यक्ष प्रमाण। यू आर ट्राइंग टू ऑब्जर्व दैट वेदर whatever is written in the Bhagavad Gita or the Upanishad or any kind of granth, any kind of scriptures is actually applied in your context or not. And to know that you have to observe in your context. So इस वजह से मेरे पास जो उदाहरण है, लोग कहते हैं 16 साल का लड़का आपके पॉडकास्ट सुन रहा है। 16 साल का लड़का पॉडकास्ट इसलिए सुन रहा है क्योंकि मैं अपनी गांजा पीने की कहानी बता रहा हूं और वो उससे रिलेट कर रहा है। और जो मैंने गांजे से सीखा वो मैं बता रहा हूं। मैं शराब की कहानियां बता रहा हूं। मैं बता रहा हूं कि किस तरीके से मेरी जीवन घटित हुआ। वही घटित जीवन जो है वो उसके साथ अभी घटित हो रहा है। इस वजह से भले ही मैं 31 साल का हूं, लेकिन मेरी जो सोच है वो 10 साल के लड़के के बराबर है। इस वजह से लोग मेरे को सुनते हैं। उसका चक्कर, उसका रीज़न यही है कि जो उदाहरण मैं पेश करता हूं, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, वो नए ज़माने की ऑब्जर्वेशन है। वो ऑब्जर्वेशन कहाँ से आई? मैंने उपनिषद पढ़ा, मैंने लोगों को सुना, उनसे सीखा और फिर ऑब्जर्व किया अपने जीवन में। जब ऑब्जर्व कर लोगे तो प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया। और पतंजलि के 3 ही जो रूल है उसको समझना है आपको कि जो व्यक्ति आगम प्रमाण पढ़ रहा है वो व्यक्ति घोंचू है, जो व्यक्ति अनुमान प्रमाण पढ़ रहा है वो थोड़ा कम घोंचू है, और जो प्रत्यक्ष प्रमाण कर रहा है उस व्यक्ति ने जान लिया। उसने माना नहीं, उसने जान लिया। तो अगर भगवत गीता में लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल भगवत गीता में लिखा हुआ है कि प्रकृति के 3 गुण होते हैं, रजस, तमस और सतस, तो तुम उसको सिर्फ कह रहे हो कि सब्जी में होता है, खाने पीने में होता है, तो तुम घोंचू हो। अगर तुम अपनी बातों में देख पा रहे हो कि लोग हर बात पे एमसीबीसी बना रहे हैं, अगर आप लोगों की वाणी देखो तो उसमें भी सतस, रजस, तमस है। अगर आप लोगों के कर्म देखें तो उसमें भी सतस, रजस, तमस है। अगर आप कोई भी काम देखें इस जीवन में, जैसे संगीत, तो जो संगीत कर रहा है उसके लिए तो रजस है। सुनना ध्यान से, कितना ज़रूरी है ये, कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। जैसे मैं संगीतकार हूँ, तो मैं अगर संगीत सुन रहा हूँ और उससे सीख रहा हूँ तो रजस है, क्योंकि वहाँ पे क्रिएटिविटी आ गई और माइंड का एस्पेक्ट आ गया। लेकिन अगर मैं संगीत सुन रहा हूँ और मौज मार रहा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ और संगीत सुन रहा हूँ, उससे मौज काट रहा हूँ, तो तमस में आ जाएगा। अब यहाँ पे ये मत लाना कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं है। वो भी 90% आप रजस लो और 10% तमस लो, अच्छी चीज़ है। तमस तो ज़रूरी चीज़ है, लेकिन 99 अगर आप तुम तमस ही ले रहे हो तो गए, ख़त्म, टाटा बाय बाय। तो जो व्यक्ति सुन रहा है, सिर्फ मौज काट रहा है, वो तमस है। जो व्यक्ति गा रहा है, जो व्यक्ति ऑब्जर्व कर रहा है, वो रजस में।
सेम चीज मैं बता रहा हूं आपको मैं, क्योंकि रजस का मतलब ही होता है क्रिएटिविटी। जिस व्यक्ति ने क्रिएटिविटी कॉन्कर कर ली, जीत लिया, वो व्यक्ति भौतिक जगत पे राज करेगा ही करेगा, आज नहीं तो कल। वो करना ही करना, इसीलिए बोलते राज करना, रजस, राज करना। राज मतलब कहां राज करना? पूरे लोक में नहीं, किसी एक कर्म की सर्वश्रेष्ठ जो गद्दी है उस पर बैठ जाना। संगीत में ए आर रहमान बन जाना, टेक्नोलॉजी में इलॉन मस्क बन जाना, बिजनेस में मार्क जकरबर्ग बन जाना, तो लीडर बन जाना उस चीज। तो क्रिएटिविटी जो है वो आती है सेकंड नंबर पे, ठीक है। ये है पूरा का पूरा जो एजेंडा है। अब आपने ये पढ़ा भगवत गीता में, आपने कहा सतस रजस तमस तो केवल इसमें होता, नहीं। किसमें होता? सब्जी में। खाना पीना खाओ कि सात्विक भोजन, तामसिक भोजन, राजसिक भोजन। बस वृंदावन में जाओगे, बहुत बथेरे रेस्टोरेंट मिले, वहां पे लिखा सात्विक भोजन आके करिए। अरे घोंचू, सात्विक भोजन केवल एक ही उदाहरण मिला तुमको जो भगवत गीता में मिला था, केवल एक ही उदाहरण मिला। और दूसरे उदाहरण बताओ। नहीं सर हमें नहीं पता, हमें तो वही पता है कि यही 3 होते हैं और कुछ नहीं होते। अरे भैया यही तो प्रॉब्लम, प्रत्यक्ष प्रमाण ही नहीं है, बस घोंचियों की तरह रट लिया है, उपनिषदों को रट लिया है, बड़े बड़े लोगों के लेक्चर सुन लिए हैं। ये सब की कोई वैल्यू नहीं है, इन सब का कोई अर्थ नहीं है, सब अर्थहीन है। इसकी अर्थहीनता तुम्हारे कर्मों में व्याप्त है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो व्यक्ति उपनिषदों को और ये आगम प्रमाणों को पढ़ के उसका प्रत्यक्ष प्रमाण करना जानता हो, वो व्यक्ति जान चुका है, माना नहीं है उसने, जान चुका है, ठीक है। तो जब मैं किसी भी चीज को समझता हूं, पढ़ता हूं, तो मैं उसको दूसरे कंटेक्स्ट में अप्लाई करने की कोशिश करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज रीडिंग दिस ग्रेट मार्केटिंग बुक, and in that marketing book there was this line, and marketing is all about persuading the psychology, you know. So in order to persuade somebody, you need to understand the adhishtan of psychology or the root of psychology. So in actuality it is not marketing, it is psychology, and that is how it is so interesting for me. Because initially it was like marketing, oh my, MBA BBA में जो पढ़ाते हैं, प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्लेस, प्राइस। One of the most bullshittest thing of all time. It is not about product, place, promotion and time or price. It is about psychology. Somebody buys something because he likes you. That's why he buys. How to make somebody like you, that is the concept altogether. How to persuade somebody, what is the value of stories on a human mind. We never knew, actually, in this India, in this country, we never knew the importance of stories. That is how, like, you know, this is real marketing. See, in that one thing was there, उसमें बोला था कि people buy emotionally and label it with logic. So I was learning this concept कि मतलब कह रहे हैं कि लोग भावनात्मक रूप से खरीदते हैं, भावनात्मक होके खरीदते हैं, पर जब उनसे आप पूछोगे ना तो वो कहेंगे हमने, वो जस्टिफाई करेंगे लॉजिक से, मतलब वो बनना लॉजिक चाहते हैं, खरीदते वो भावना सही है। ये रूल होता है मार्केटिंग का। नाउ देयर आर ऑलवेज बायर्स हु आर बाइंग लॉजिकली, like 15% to 10% buyers are there who are buying logically. For example, मेरा एक फ्रेंड है, रितेश नाम है उसका. So whenever he goes to buy something, he's like looking at it logically. But there are a lot of people who are buying emotionally.
Like for example, Apple users, they are buying it on the credit cards. EMI पे ले रहे हैं वो लोग एप्पल, गुची, ये लुई फिलिप, और ये कौन कौन से ब्रांड्स हैं, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बफलो, फोरका, स्केचर्स, lot of brands are there. People are buying the brand. They are buying the, they are buying the brand value. And then you ask them, why the hell you have bought the iPhone? The one thing they'll say, sir, I have bought because कैमरा अच्छा है. So उनसे बोलो लास्ट फोटो कब खींची, तो बोलेंगे 2 हफ्ते पहले. आर यू अ फोटोग्राफर? क्या आपका फोटोग्राफी का बिजनेस है? नहीं. तो क्यों खरीदा आपने? वो बताना ही नहीं चाहते हैं. मेरा एक कजिन है, मेरा भाई आईफोन क्यों खरीदा तूने, मतलब कोई रीज़न होगा? बोले तो खरीदा, अच्छा है, रीसेल वैल्यू अच्छी. मैंने कब बेच रहा है? फिर कह रहा अभी नहीं बेचा. मतलब, और दिखावेबाजी भयंकर. आईफोन ले लिया, जाके स्टेटस पे डाल रहे हैं, व्हाट्सएप स्टेटस पे, इंस्टाग्राम पे, कि भाई आईफोन ले लिया, आईफोन ले लिया, आईफोन ले लिया, आईफोन ले लिया. और भाई खरीद रहे हैं स्टेटस के लिए. लेकिन जब उनसे पूछोगे तो बात करेंगे कि कैमरा अच्छा है, लैग नहीं करता, वायरस नहीं आता है, रीसेल वैल्यू अच्छी है. दुनिया की सारी बातें. सीधा बोलो ना स्टेटस के लिए खरीदा. नहीं बोलेंगे. क्यों? क्योंकि लोग फिर क्वेश्चन करेंगे ना उनको. पर क्यों ये अंदर से पड़ा हुआ है कि अगर आप बोलो सीधा, अगर व्हाई आर यू नॉट ऑनेस्ट? इसको बोलते हैं कि दोगलापन. और ये दोगलापन हमारे अंदर बैठा हुआ है, क्योंकि हमारा जो ईगो है, जो अहम का आकार है, अहंकार है, वो सक्रिय हो गया है. और वो झूठ है, वो फॉल्स रियलिटी है. हम अपने आप को एक बहुत ही प्रिवेंट करके चलते हैं. हमें लगता है कि जो सिचुएशंस हो रही हैं वो हमारे साथ ही हो रही है. अभी मेरे पास ईमेल आया जो मैंने चालू किया, तो कह रहे हैं कि भैया मेरी समस्या है, मैं लोगों को मत बताना. मैंने समस्या पढ़ी, मैंने कहा ये कौन सी समस्या है? तो सबके साथ हो रहा है, किसके साथ नहीं हो रहा है? आप कौन सी समस्या, आपके पास क्या बीत रहा है आपके ऊपर? भाई आप कुछ यूनिक बीत रहा है क्या आपके ऊपर? नहीं, यूनिक तो नहीं बीत रहा, सबके साथ वही होता. तो क्यों नहीं बताते लोगों को? अरे लोग फिर हंसेंगे. क्यों हंसेंगे भाई? उनसे बोले तुम्हारे साथ नहीं हो रहा है क्या? उनको बोलो सीधा, आपका ब्रेकअप हुआ है, आप कह रहे हो कि मुझे दर्द नहीं हो रहा. बहुत सारे ऐसे घोंचू हैं मेरे से कहते हैं कि अरे मैं तो भूल गया यार उसको, कहाँ ये सब चक्कर ही नहीं पड़ने भैया. अरे नहीं पार्थ यार, मैं भूल गया, ये सब लड़कियों के चक्कर है. ऐसे 2 मिनट खेल है भैया, 2 मिनट का 2 मिनट का खेलने भूलना. 2 मिनट भूल जाऊंगा अभी, 2 मिनट में भी भूल जाऊंगा. और फिर भाई रात में कॉल आ रहा मेरे पास. अभी मेरे पास अभी का किस्सा है, मैं बताता हूँ आपको. एक दोस्त का ब्रेकअप हुआ. कुछ नहीं, ऐसा लड़कियों के चक्कर में कोई रोएगा ये वो. फिर रात में कॉल आता मेरे पास 9:30 बजे. भाई गिटार क्लासेस सोच रहा हूँ ज्वाइन करने के लिए, तो कर लूँ? मैंने कहा हाँ भाई कर ले. क्या हो गया, पूछ क्यों रहा है? अरे नहीं यार, कुछ करने के लिए नहीं है ना, सोचा कर लेता हूँ. हाँ तो कर लेता हूँ, है ना, तो कितने का खरीदूँ? तो मैंने कहा कि देख भाई पहले तो तू, हाँ एक काम करता हूँ, मैं क्लास जाता हूँ पहले, फिर खरीदता हूँ. हाँ कल से ज्वाइन कर लेता हूँ. रख दिया. इसका मतलब पता है क्या है? आप लोग नहीं पकड़ पाओगे, मैं पकड़ लेता हूँ. वो आदमी परेशान हो चुका है, परेशान है अंदर से. और गिटार क्लास क्यों जाना है? अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए. तो इसका मतलब तुम परेशान हो, और तुम क्या कह रहे हो? अरे 2 मिनट का खेल है, मैं निकल आऊँगा. दोगलापन. क्यों? क्योंकि हमने एक झूठा सुरक्षा कवच बना रखा है, उसको ईगो बोलते हैं. हम नहीं बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा. मुंबई जब मैं रहता था, स्ट्रगल करता था, एक लड़का था, नाम नहीं लूंगा, पीडी करके बुलाते थे उसको लोग. उसकी गर्लफ्रेंड थी. मैं बात नहीं, ये लोग आगे घूमते रहते थे. मैं आपको कभी किस्सा बताऊंगा, चलो बता ही देता हूँ. तो मैं मुंबई गया था, जैसे आपको पता है मैं स्ट्रगल करने गया था वहाँ पे. तो मैं वहाँ पे मलाड, अंधेरी, ये सब में जाता रहता था. मैं रहता था अंधेरी में ही. बोरीवली से कभी मैं रहता, अब बोरीवली रहा 3 महीने, फिर अंधेरी रहा. तो अंधेरी में रहा जब मैं वहाँ पे, सागर सिटी करके अंधेरी वेस्ट में, मैं वहाँ रहता था. तो आप विश्वास नहीं करेंगे,
ये लड़का, पीडी नाम का लड़का, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमता रहता था। और जब मेरे साथ रहे तो मैं से बात करता था, फिर इसकी गर्लफ्रेंड आ जाती थी, ये इसकी गर्लफ्रेंड आगे आगे चलते रहते थे, तो मैं पीछे अकेले अकेले चलता रहता था। मेरे पास तो गर्लफ्रेंड थी नहीं। लोनलीनेस का जो वजन था वो इतना भयंकर था जिसकी कोई सीमा नहीं। तो पीछे अकेले अकेले मैं घूमता रहा, इन लोगों को देखता रहा आगे की तरफ। ये अपना आगे चल रहे हैं, बातें बातें कर रहे, एक दूसरे को देख के हंस रहे हैं। मैं इनको देख रहा हूँ, मेरे अंदर वो बेचैनी हो रही, मेरे पास कोई नहीं है प्यार करने के लिए। मैं अपना पीछे पीछे चल रहा हूँ, ये आगे चल रहे हैं। तो ये लोग फिर एक रूम में आए, मैं भी रूम में आया। तो मैंने लड़की से बात हुई 2 मिनट, तो उसने बोला कि ये ना अपनी बातें बताता नहीं है, ये सही से बताता नहीं, छुपा के रखता है अपनी बातें। और ऐसे लोग होते हैं, लिटरली ऐसे लोग। आपके पिताजी भी ऐसे ही होंगे, अपनी इमोशंस को ऐसा दिखाएंगे हमें कुछ नहीं हुआ, और व्यक्त नहीं करते अपने आप को। इनडायरेक्ट बात समझना है तो समझो, नहीं समझना मत। मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है। और मैं किसी को जज नहीं कर रहा हूँ, आपकी अपनी पर्सनैलिटी है, लेकिन पर्सनैलिटी ये सब झूठ है। ये सब पर्सनैलिटी जो होती है ना, ये जो एक ट्रेट है पर्सनैलिटी का आपका, कि आपको जल्दी बताना नहीं। क्यों नहीं बताना? आप क्यों नहीं बताना चाहते हो किसी पेन को? आप कह रहे हो कि मैं ये छुपाना चाहता हूँ, क्यों नहीं बताना चाह रहे भाई? क्यों छुपा रहे हो? आपकी जो पेन है वो यूनिक है, आप यूनिक हो, क्यों? तो यही सब चीज़ें हैं, तो इसको बोलते हैं दोगलापन। माइंड का दोगलापन होता है। बट एनीवे, सो लेट्स कम ऑन टू द टॉपिक अगेन। द टॉपिक इज लाइक दिस पर्सन इज हैविंग अ समस्या, एंड वो बोल रहे क्या करें इसका। देखिए, जो भी समस्या आपकी है, आज ये समस्या, कल और दूसरी समस्या हो जाएगी। आप इसका निवारण निकालें। अगर नहीं निकल रहा है तो अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे निकलेगा, ये समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ समस्याएं हैं जिनका निवारण निकल सकता है, और कुछ समस्याएं जिनका निवारण नहीं निकल सकता। फॉर एग्जांपल ब्रेकअप, इसका कोई निवारण नहीं है, कोई आएगा नहीं आपके पास वापस रिटर्न होके। कोई मर गया है, उसका निवारण नहीं है कोई। आपका पास्ट, कुछ हो गया पास्ट में, सोचे चले जा रहे हैं, उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया, क्या हो गया बोल दिया तो? सब कोई बोलता है, हर किसी की बेइज्जती होती है। तो क्या करें भाई? फिर लोग भागते हैं आत्मज्ञान की तरफ। आत्मज्ञान एक ऐसा सल्यूशन है ना, जो सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे काम करेगा और कोई चीज पे काम नहीं करेगा। वो है डिजायर्स का कंट्रोल होना। दैट्स इट। ये जो अनलिमिटेड साइकिल ऑफ डिजायर बनती जाती, एक अचीव हुआ कुछ और, एक अचीव हुआ कुछ और, ये जो दौड़ है, ये दौड़ रुक जाएगी। उसमें कोई आपका मूड सही नहीं होगा, कोई फिजिकल सफरिंग खत्म नहीं होगी, और जो ये बेचैनी होती है ना आपको कि मुझे ये करना, मुझे वो करना, अब मैं क्या करूं, आज अब खाली बैठा हूं क्या करूं, ये भी खत्म नहीं होगा। आत्मज्ञान से सिर्फ और सिर्फ एक चीज खत्म होती है, वो है डिजायर, और वही सबसे बड़ी चीज है। जो मूड है वो सही होता है फिजिकल सफरिंग से और केमिकल सफरिंग से, यानी मेडिटेशन और फिजिकल योग या फिर जिम, खाना पीना। 99% लोगों में मूड का जो इफेक्ट, शरीर सही काम कर रहा है, स्पेशली जब 15 से 26 के बीच में आप हैं, शरीर वहाँ पे उस समय शरीर को इतना योग की ज़रूरत नहीं है। शरीर खुद ही योग्य है अपने आप को रिबूट करने के लिए। जैसे ही 27 क्रॉस हुआ, जिम करना चालू कर दो, नहीं तो मर जाओगे। मेरे साथ यही हुआ था, मेरा काम करना बंद कर दिया मेडिटेशन, फिर टाइम हुआ आगे, सही कर लिया मैंने, क्योंकि मैं भाई डीप ऑब्जर्वर हूँ। जैसे ही कुछ शरीर में होता है, मैं अंदर से वाइब्स आने लगती है कि भाई कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो मेडिटेशन सही से काम नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि कॉर्टिसोल बहुत ज़्यादा बन रहा है भाई, शरीर में टॉक्सिन्स बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? क्योंकि शरीर में व्यायाम सही से नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आप 30 क्रॉस कर चुके हो। आई एम 31 राइट नाउ। और इस वक्त अगर मैंने शरीर में जो लचीलापन है, जैसे जैसे शरीर आगे बढ़ता है लचीलापन खत्म होता है, शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी खत्म होगी, रिजिडिटी आएगी। और जब आप मर जाते हो तो एक्सट्रीम रिजिडिटी होती है। वो आप देखो, व्यक्ति जब पैदा होता है, बच्चा जब पैदा होता है, उसका हाथ ऐसे मोड़ दो वैसे मोड़ दो, इतना फ्लेक्सिबल बच्चा, 10 साल का बच्चा दौड़ रहा है,
सोफे के नीचे घुस गया, वहां निकल गया, यहां गिर गया, ऊपर से बच गया, कुछ हुआ ही नहीं। क्यों? फ्लेक्सिबिलिटी। बिल्ली देखो, बिल्ली की फ्लेक्सिबिलिटी सबसे, 4-5वीं मंजिल से नीचे गिर जाए कुछ नहीं होगा। बच्चे की भी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है, वो अगर ऊपर से नीचे गिरा है, जैसे टेबल से नीचे कूदता, उसको कुछ नहीं होता। हम लोग भी बहुत कूदते थे छत पे, हमें कुछ नहीं होता था। आज हम छत पे कूदेंगे, ऊपर हड्डी टूट जाए। क्यों? उसका एक सबसे बड़ा रीज़न पता है क्या है? वो है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी जैसे जैसे आपकी रिजिडिटी में कन्वर्ट होती जाएगी, मसल टोन आपकी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी, तो टॉक्सिन्स बढ़ते जाएंगे शरीर में। तो इस वजह से मूड पे इफेक्ट आता है सारा का सारा। बट एनीवे, लेट्स नॉट गो इनटू दैट। सो समस्याओं का निवारण तो कुछ हो ही नहीं सकता। दो ही निवारण है। एक है कि आप लिटरली अगर फिजिकल सफरिंग है तो आप उसका निवारण निकाल सकते हो कि भाई कर्जा चढ़ा हुआ है तो ठीक है, लेके दे दिया किसी से, या उससे टाइम मांगा थोड़ा सा, 6 महीने तक जॉब करी, कर्जा वापस कर दिया। बहन की शादी करानी, उसका स्ट्रेस हो रहा है तो भाई ठीक है, करवा लिया जैसे तैसे करके। ये कोई मर गया तो उसको कैसे वापस लाओगे? ब्रेकअप हो गया तो वापस कैसे लाओगे? कुछ पास्ट में हो गया तो वापस कैसे लाओगे? तो साइकोलॉजिकल जो है ना, उसको क्लियर आउट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज लगती है, वो है क्वेश्चनिंग एंड ऑब्जर्विंग एंड एक्सेप्टेंस। एक जैसे आप कहते हो कि पास्ट में कुछ हो गया, मुझे बार बार याद आ रहा है, तो भाई आप क्यों अपने आप को इतना महत्व दे रहे हो? पहली चीज तो ये कि किसके साथ नहीं हो रहा भाई। अब आप कहोगे हमको किसी से क्या मतलब, तो घोंचू हो क्या? अगर आप यही कहते हो तो बहुत बड़े घोंचू हो कि हमसे किसी से अरे भाई सबके साथ हो रहा है ना, तो उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हो? उसको लेट गो क्यों नहीं कर रहे हो? कैसे मैं एक्सेप्ट कैसे कर लूं? तो इसका मतलब आपका अहंकार बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रखा है, आपका अहम का आकार बढ़ गया है, ईगो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। आप अपने आप को खुद से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो। किसी ने कुछ बोल दिया, अरे भाई हर कोई किसी को कुछ बोल देता है। आज के इतने लोग फ्रस्ट्रेटेड है, तो मैंने कैसे इसको क्लियर आउट किया? मुझे अंडरस्टैंडिंग है दुनिया की कि भाई मुझे भी बहुत कुछ लोग बोलते हैं। कभी इंस्टाग्राम पे कोई उल्टा सीधा कर देगा, कोई डीएम पे कुछ बोल देगा। भाई पार्ट है ये सब। तो इस तरीके से क्लियर आउट करना पड़ता है। आई होप आपको समझ में आया हो। लास्ट टू लास्ट एक चीज बताना चाहूंगा, ऑब्जर्वेशन से ऊपर कोई चीज नहीं है। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन आएगी, फिर क्वेश्चनिंग आएगा। ये चीज समझ लेना। थैंक यू सो मच, टेक केयर।